रुपया गिरता ही जा रहा है। अब तो लगता है कि शतक लगा के ही मानेगा। देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बहुत चिंतित हैं। आखिर साख का सवाल है। With a great sense of concern about the falling rupee, it is about to cross the 62 mark against the dollar. Indian economy and the state of affairs in the Indian economy are very clearly getting reflected in this falling value of rupee. On the rupee, I think you should do a bit more looking into how other currencies are behaving versus the dollar. We are keeping, RBI and the ministry are keeping very close watch over it. अब आज देखिए आप रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, तो हम आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। यह से नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल पर नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग, देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उस दायित्व में एक ही बार सच बोला था मोदी जी ने। रुपया कमजोर हुआ, मोदी जी गिरी हुई आबरू ढूंढ रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। धन्यवाद। लाइट्स ऑन करवा दीजिए। आप सबको हमारा नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी को रुपए की गिरती साख और आबरू की कभी बहुत चिंता होती थी, लेकिन यह सच है कि पिछले 8 सालों में मोदी जी ने अपने हथकंडों और कारनामों से ना सिर्फ अपनी पर रुपए की साख को भी 2 कौड़ी का बनाकर रख दिया है। इतिहास में पहली बार $1 के मुकाबले रुपया तेजी से 82 पार करने को उतारू है और अब $1 के मुकाबले 81 रुपए 63 पैसे देने होंगे। लग रहा है शतक लगाने को पेट्रोल की तरह मोदी जी यहां पर भी बेताब हैं। उनकी ऐसी असीम अनुकंपा रही है कि निरंतर कमजोर होता रुपया इतिहास में पहली बार इतना कमजोर हुआ है। और पते की बात यह है कि जिस गिरती आबरू और साख की मोदी जी बात करते थे, वो इस कदर गिर गई कि वो किस गड्ढे में जाकर पड़ताल में गिरी है उसको ढूंढ रहे हैं मोदी जी अभी। लेकिन आगे बात करने से पहले कुछ तथ्य आपके सामने रख देते हैं जो बताने जरूरी हैं। ठीक 1 साल पहले $1 के मुकाबले सितंबर 2021 में रुपए का मूल्य 73 था। ठीक 1 साल पहले $1 इक्वल्स टू 73 रुपए। आज उसकी कीमत 82 के आसपास है। मतलब 12 महीने में 12% प्रधानमंत्री की साख और आबरू गिरी है। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 26 मई 2014 को जब मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य 58 रुपए 62 पैसे था।
उनको रुपया मिला 58 रुपए 62 पैसे पे था, पहुंचा रहे हैं उसको 82 पर और 100 पर पार करके ही दम बात मानेंगे। मतलब 8 साल में रुपया करीब करीब 42% रुपए की वैल्यू क्रॉस हुई है। 2014 में 2004 में 45 पर रुपया, 58 पर हमने मोदी जी को दिया और मोदी जी ने 58 के रुपए को 82 पर पहुंचा दिया। 24 रुपए मूल्य गिरा है। विदेशी मुद्रा का जो भंडार है, जिसकी बड़ी बात करते थे, फॉरेक्स रिजर्व कहते नहीं थकते थे। एक साल पहले 642 बिलियन डॉलर, 642 अरब डॉलर थी। एक साल बाद फॉरेक्स रिजर्व 545 बिलियन डॉलर पर आकर गिर गया है। 96 बिलियन डॉलर कम। यह पैसा लगाया गया रुपए को मजबूत करने के लिए, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। पर सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछले एक महीने मात्र में 571 बिलियन डॉलर से फॉरेक्स रिजर्व गिर के 545 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब एक महीने में, सिर्फ एक महीने में 26 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। पर अब सवाल यह है कि रुपए के गिरने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? क्या आप पर कोई प्रभाव पड़ता है या यह सिर्फ प्रधानमंत्री की साख से लेना देना है? $1 अगर हम किसी चीज के देते हैं, जो चीज आयात होती है, उसके हम $73 दे रहे थे पिछले साल तक, अब 82 देंगे। मतलब सीधे सीधे $9 ज्यादा। और जिस भी चीज का हम ज्यादा पैसा देंगे, यह मानी हुई बात है कि वो पैसा आपसे ही वसूला जाएगा। हम 80% तेल अपना आयात करते हैं, उस तेल के $1 के बदले हम 73 रुपए देते थे एक साल तक, अब 82 देंगे। जो 9 रुपए का अंतर है वो आपसे ही ऐंठा जाएगा। और डीजल का दाम इसीलिए लगातार बढ़ रहा था। और यह भी सच है कि सब्जी, फल, बाकी सारी चीजें, तो महंगाई को, चीजों को और महंगा करने का काम टूटता रुपया करता है। और ऐसे ही आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगाई का और क्या असर पड़ता है? टूटता रुपया महंगा करता है चीजों को। महंगाई से क्या होता है? आरबीआई तुरंत आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है आपका होम लोन, आपका ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी तरह का लोन ईएमआई बढ़ जाएगी, लोन की किस्त बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं जी, बहुत कुछ कर रही है। पानी की तरह पैसा बहा रही है कि किसी तरह रुपया संभल जाए, लेकिन रुपया संभलने का नाम नहीं ले रहा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 642 बिलियन डॉलर का जो फॉरेक्स रिजर्व, जो विदेशी मुद्रा का भंडार था, वो घटकर 545 पर आ गया। 96 बिलियन डॉलर्स सरकार ने रुपए को मजबूत करने के लिए लगाए हैं, लेकिन रुपया मजबूत नहीं हो रहा है। और रुपया क्यों नहीं मजबूत हो रहा है? क्योंकि सरकार की कुरीतियों के चलते इकोनॉमी ध्वस्त है। सरकार की कुरीतियों के चलते उपभोग मंद है, निवेश हो नहीं रहा है, नौकरियां बन नहीं रही हैं, वो चक्र ही टूट गया है। तो महंगाई भी बढ़ रही है और इन्हीं नीतियों के चलते रुपया और टूट रहा है और महंगाई बढ़ा रहा है। अब एक दो चार बातें मोदी सरकार की ओर से कही जाती हैं, तो बजाय वो कहें, मैं ही कहकर उसका जवाब दे देती हूं। एक कहा जाता है, नहीं टूटता रुपया बहुत अच्छा है निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट अर्निंग में मदद करेगा। आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉलिंग रुपी। अब जब सत्ता में वित्त मंत्रालय की कमान उनके हाथ में है तो कहती हैं वी आर लेटिंग द रुपी फाइंड इट्स लेवल। तो रुपये पर भी जो मत है वो सरकार में अलग है और विपक्ष में अलग है। तो एक दावा किया जाता है कि गिरता रुपया निर्यात के लिए बहुत अच्छा है। निर्यात के लिए अच्छा होता अगर हम निर्यात कर रहे होते। अगस्त की लास्ट ट्रेड डेटा की रीडिंग आई है और उसके बारे में मैं आपको दो शब्द बता देती हूं। अगस्त की रीडिंग के हिसाब से आयात मतलब इंपोर्ट 37% बढ़कर करीब $62 बिलियन पे पहुंच गया है।
37% बढ़त उछाल इंपोर्ट में हुई है। और एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है? मुश्किल से 1%। 37% बढ़ रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ रहा है 1%, और वो पहुंचा है $33 बिलियन पे। इंपोर्ट पहुंचा है $62 बिलियन पे। आधा है इंपोर्ट का, और ये कहते हैं कि निर्यात पे फर्क पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा, इंपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का $28 बिलियन अगस्त के महीने में आया है। एक साल में यह दोगुना हो गया है, दोगुने से ज्यादा हो गया है। तो नहीं, निर्यात पर इसका कोई सुखद असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि निर्यात तो हम कर ही नहीं रहे, ऐसी कृपा नीति निर्माताओं की है। अब एक और वाहियात बात बोली जाती है, और यह ध्यान भटका हुआ आंदोलन का एक और मुद्दा है। इसके बारे में भी यह सवाल करें, मैं पहले जवाब दे देती हूं। ये कहते हैं 2013 में बहुत गिरा था रुपया। सही कहते हैं। 2013 में जब रुपया गिरा था तब टेपर टैंट्रम हुआ था। जैसे हमारे यहां आरबीआई गवर्नर होते हैं, यूएस में फेडरल रिजर्व के चीफ होते हैं, बेन बर्नांके ने कहा था टेपर करने की जरूरत है। जो क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम चल रहा था, उसको सुनते ही मार्केट में करेंसी गिरने लगी, डॉलर जो था वो मजबूत होने लगा। तो हमारा जो रुपया था वो मई से अगस्त करीब 4 महीने में गिरकर 58 से 69 पहुंच गया था। 58 से 69 पहुंचा था हमारा रुपया 4 महीने में 2013 में। लेकिन तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, श्री चिदंबरम वित्त मंत्री थे, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे, और इन सब लोगों ने मिलकर रुपया को ऐसा संभाला कि 4 महीने के अंदर ही हम ना सिर्फ रुपए को वापस 58 पर लेकर आए, हमने ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ दर को 5.1 से बढ़ाकर 7% के आसपास किया। और तो और जो विदेशी निवेशक देश छोड़ के चले गए थे $12 बिलियन के, $35 बिलियन हम फॉरेन फंड्स वापस लेकर आए। तो रुपए को 4 महीने में 69 से 58 किया, जीडीपी की ग्रोथ रेट को 2% बढ़ाया, और सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स जो छोड़कर गए थे उनके तिगुना वापस लेकर आए। 2013 में हमने यह किया था। आइंदा से कोई 2013 पर सवाल पूछे तो जवाब यह है। मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो रुपए की बात करते थे, कहते थे रुपया गिरता है साख और आबरू गिरती है। यह भी कहते थे कि होड़ लगी हुई है। तो जो अब होड़ लगी है 82 के आसपास रुपए पर, प्रधानमंत्री की साख किस गड्ढे में जाकर गिरी है और कौन उसको ढूंढ रहा है, इसका जवाब जरूर चाहिए। मोदी जी कहते थे 40 पर आ जाएगा। प्रभु 40 पर तो नहीं लाए, 82 पार कराने की उम्मीद है। मुझे बस एक ही आशंका है, और इस मंच से मैं वो डर और आशंका व्यक्त करना चाहती हूं। मोदी जी को हेडलाइन में रहना, सुर्खियों में रहना अच्छा लगता है, बड़े बड़े फिगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं यह डर तो नहीं है कि जैसे पेट्रोल को शतक पार कराया था, रुपए को भी शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं मोदी जी? हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, ऐसा ना कीजिए। ऐसा करने से लोगों की पॉकेट पर प्रहार कर रहे हैं, लोगों के खाने की थाली पर प्रहार कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं, और सबसे ज्यादा इस देश की प्रतिष्ठा को आप कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि टूटता रुपया आप ही का कहना था प्रधानमंत्री की साख और आबरू दिखाता है। आई विल वेरी ब्रीफली just make the statement in English. I have mostly said what I had to in Hindi, but very briefly I'll make it in English. For the first time in history, India's rupee seems to be wrestling and dangerously close to the 82 to a dollar mark. And with Modi ji's blessings as Prime Minister, this is the weakest our currency has been. And for the Prime Minister who once said that the credibility of the Prime Minister is linked directly to the falling rupee, one wonders which bottomless pit has his own credibility and reputation fallen into. And before I move any further, it's important to point out here that exactly a year back in September 2021, the rupee was valued at 73 to a dollar. It is now dangerously close to 82 to a dollar. So a 9 rupee drop in the valuation of the currency. When Mr. Modi became Prime Minister for the first time on the 26th of May 2014, when he was sworn in, he inherited the rupee at 58 rupees 62 to a dollar. He has brought it down
to 82, which is a fall of nearly 42% in the currency's valuation and a fall of 24 rupees. For a man who inherited the rupee at 58.62, taking it down to 82, you have to be answerable. What about forex reserves? $642 billion a year back, fallen to $545 billion now. This is a fall of $96 billion. And in the last 1 month alone, forex reserves have fallen from $571 billion to $545 billion, which means an erosion of $26 billion in 30 days alone. That is what this government has done. So has the government done nothing? No, it has done a lot. It has pumped in $96 billion, but thanks to its flawed policies, the rupee is not strengthening. But how does the rupee impact you? Is this only about the Prime Minister's reputation and credibility? No. The rupee impacts you directly. For every item we import and for every dollar we pay, we were paying 73 till last year, we're paying 82 now, which means 9 rupees more. And that 9 rupee is being extracted from you. So the rupee immediately and directly impacts high prices and inflation. The weaker the rupee, the higher the inflation. We import nearly 80% of our oil requirements. Expensive diesel, expensive crude oil, because of the weakening rupee, ensures that every penny that you are paying for daily items has gone up. Is the fall of the rupee good for exports? A weapon of mass distraction argument that the Modi government makes. Absolutely not. The last August reading of the trade data tells you imports have gone up by 37%, exports have risen barely by 1%. So if exports are not rising, how is this going to impact export earnings? Our trade deficit is at an all-time high of $28 billion according to the trade data available in the month of August. This is double of what it was a year back. And I want to emphatically state one thing that the Modi government keeps throwing at them each time you point out the rupee. And like you saw in the video that we played for you, the finance minister, when she was a spokesperson in the opposition, was very worried about the rupee. Today she doesn't give a damn. In 2013, the rupee fell. Yes, it did. Due to taper tantrums. It fell from 58 to 69 between May of 2013 and August of 2013. But thanks to the UPA government led by Dr. Manmohan Singh ji, Mr. Chidambaram as finance minister and Dr. Raghuram Rajan as RBI governor, we ensured that the rupee strengthened back from 69 to 58 in a matter of 4 months. We also ensured that we took the GDP growth rate up by 2 percentage points, and we ensured that foreign investors who had fled this country with funds worth $12 billion, $35 billion worth of foreign investments came back. My only request to the Prime Minister is, you like events, you like to dabble in big numbers. I don't know what's on your mind, but it looks like because petrol has hit a century, you may want the rupee to do so similarly, but please remember, because you used to say it, the value of the currency is directly proportional, according to you, to the credibility and reputation of the Prime Minister. Which bottomless pit are you looking for your own reputation in? And when will rupee be strengthened is a question that many people would want answers to. I will take questions on suo motu, please. रुपए पर अगर सवाल है तो आप उस पर जरूर पूछिए पहले. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 82 के पार रुपया, जो प्रधानमंत्री कभी लाल आंख की बात करते थे, आंख मूंद लेते हैं, 40 पर रुपया आ जाएगा, आपने तो 82 पर पहुंचा दिया और अब शतक लगाने की तैयारी कर रहे हैं. तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि टूटता रुपया सबसे पहले आपके ऊपर प्रहार करता है, महंगाई को बढ़ाता है, और हम वो बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे. अगर वाकई में साख गिर रही है तो साख तो आपकी बहुत गिरी है. जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है. हमने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन प्रोटेस्ट से
ना रुपया संभलेगा ना महंगाई संभलेगी। उन दोनों को संभालने के लिए आज की चुनी हुई मोदी सरकार को ही काम करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने महंगाई और रुपया, टूटते रुपए दोनों पर आंखें मूंदी हुई हैं। सरकार इसको दिक्कत मानती ही नहीं है। सरकार कहती है हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं है, दाम बढ़ रहा है तो हमारी गलती नहीं है। सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद सदन में कहते हैं महंगाई जी कहीं है ही नहीं। सरकार जो कहती थी प्रधानमंत्री की साख गिरती है, होड़ लगी हुई है रुपए के गिरने और प्रधानमंत्री की नीचे होती आबरू में, आज आबरू किस गड्ढे में जाकर घुस गई है और वो चुपचाप बैठे हैं। दिक्कत की बात यह है कि सॉल्यूशन, समाधान तो सरकार को निकालना पड़ेगा, लेकिन सरकार समस्या तो स्वीकारे। A flawed argument, and I will tell you why. Almost 3/4 of our trade happens in dollar. So it doesn't matter whether you strengthen against one or the other currency. If you weaken against the dollar, the Indian economy will suffer and prices will go up. Nearly 85% of our trading basket is in the dollar. So it doesn't matter. That's again a flawed argument, and again an argument being made by the finance ministry that neither understands the rupee nor understands high prices. I am trading, 85% of my trade is dollar denominated. 85% ट्रेड हम दुनिया से डॉलर में कर रहे हैं। तो पाउंड की तरह आपका क्या हो रहा है और किसी और करेंसी का आपका क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें आप 85% ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो लगातार गिर रहा है तो आप महंगाई बढ़ाने में और लोगों का जीवन दूभर करने में कोई भी हाथकंडा अपनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। दैट्स अ फ्लॉड आर्ग्यूमेंट, एन आर्ग्यूमेंट दैट शोज कंप्लीट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। जी, I think the government, instead of, when you raise a question before the government, what does a prudent policy maker do? A prudent policy maker goes back in history and reads and understands what had happened. All that Ms. Sitaraman and all that the Prime Minister need to do is go back to 2013, see what happened, see how we pulled the rupee back from 69 to 58 and use that as a style guide. But why are you not doing that? You are using that argument to attack us. You have spent $96 billion to strengthen the rupee. Why is it not being strengthened? Because the fault lines lie in the Indian economy. The virtuous cycle of consumption, investment and jobs has been broken, and unless you don't fix that, no matter how much money you put in, it's going to be of no use. And that is what is happening. सरकार समस्या को स्वीकारे तो समाधान के पहले, यहां तो वो मानते ही नहीं है कि रुपया टूट रहा है। वित्त मंत्री को आपने देख लिया, जब ऑपोजिशन में थी तो कहती थी बड़ी विकट समस्या है, आज कह रही है रुपया अपना लेवल पा रहा है, बहुत जरूरी है करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए। तो ये जो दोगलापन है, ये जो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, एक ही बार सच बोला था मोदी जी ने अपने लिए, वो वही बोला था। ये अंधेर नगरी चौपट राजा 1680 करोड़ का इस देश के आरबीआई को पता नहीं है। जिन लोगों ने नोटबंदी करी थी, आज उनको चौराहे पर खड़े होकर सवाल पूछने का दिन है। 1680 करोड़ इस इकोनॉमी में गायब हो गए और सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। अब आप ठीकरा आरबीआई पर फोड़ दीजिएगा। आपने नोटबंदी करी थी, कहां है वो पैसा? आप लगातार गोल पोस्ट चेंज करते रह गए। आपने पहले कहा इससे टेरर फंडिंग बंद होगी, वो नहीं हुई। आपने कहा सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, कैश आज इकोनॉमी में ज्यादा है पहले से। आपने कहा इससे काला धन वापस आएगा, 15 लाख का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो आपने नोटबंदी क्यों की थी, यह हर व्यक्ति जानना चाहता है।
और अगर आपने करी थी तो आज आपको इस बात का भी जवाब देना होगा कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, 1680 करोड़ हमारी इकोनॉमी से कैसे गायब हो गए, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये गबन है, ये घोटाला है, ये विफलता है, ये मैं नहीं जानती हूं, लेकिन जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। 1680 करोड़ पेटी चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है ये। एनी अदर क्वेश्चंस ऑन द रूपी? I am going to take questions only on the rupee. I think there are far more able people and far more adept people who are handling this situation, and you will get to know as and when decisions are taken. I think an election is underway. Let's wait for nominations to happen. Thank you. लगातार लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आ रही है। बीजेपी नेता के बेटे को बचाने की कोशिश हो रही है और सभी इसमें जिम्मेदार हैं, पुलिस से लेकर जिला प्रशासन। जिस तरीके से इसमें चीजें निकल कर आ रही है, जो एग्रेशन वहां पर खास करके अब लोकल लोगों का सामने आ रहा है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चीजों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। अगर ये मामला कोर्ट में जाता भी है तो वहां पर ना उनके पास कोई एविडेंस होगा प्रोसिक्यूशन के पास, न किसी तरह की क्राइम सीन विजिट होंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं पूरे मामले? मैं इससे पहले कि इसका जवाब दूं, इसको क्रमवार तरीके से एक ही बात मैं कहना चाहती हूं। एक 19 साल की लड़की रिजॉर्ट में काम करने गई, उसकी आंखों में कोई सपने थे, दिल में कोई हौसला था कर देने का। पुलकित आर्या, भाजपा के बड़े नेता विनोद आर्या का बेटा, अंकित आर्या जिसको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था भाजपा की उत्तराखंड सरकार में, उसका भाई उसको देह व्यापार के लिए पुश करता है। वो देह व्यापार से मना करती है, उसकी नहर में धक्का देकर हत्या कर देता है। और अब यह भी साक्ष्य सामने आ गए कि हत्या करने के बाद वो अंकिता के जानने वालों को बरगलाता है और कहता है मुझे तो पता ही नहीं अंकिता कहां गई और क्या हुआ, और उसका फोन गायब है और फलाना ढिमकाना। सरकार क्या करती है? आपको तो साक्ष्य बचाने थे, आपको पता करना था कि क्या यह देह व्यापार का धंधा बहुत बड़ा है और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। आपने सबसे पहले सबूत मिटाने का काम किया, और मुझे यह कहने में कोई गुर्रेज नहीं है कि जिस सरकार को सबूत वहां पर इकट्ठा करने चाहिए थे, आपने जानबूझकर डिमोलिशन किया कि सारे सबूत मिट जाएं और ये हत्यारे बच जाएं। यह सबूत मिटाने का काम है, और किसी भी कोर्ट को उत्तराखंड की सरकार से यह पूछना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिए। आज सरकार कहती है, उत्तराखंड की अथॉरिटीज कहती हैं कि किसने ऑर्डर दिए थे डिमोलिशन के, अभी यही नहीं पता है। ये क्या विचित्र प्रोब कर रहे हैं आप? क्राइम सीन पर किसने डिमोलिशन का ऑर्डर दिया था, उत्तराखंड की सरकार कह रही है अभी हम यह पता लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता की हत्या के बाद यह पता चला है कि कोई वीआईपी आने वाला था, और उसके लिए पुलकित आर्या उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था। यह वीआईपी कौन था? अगर यह भाजपा नेता का रिजॉर्ट था तो वहां आने वाला वीआईपी कौन था जिसके लिए यह करा जा रहा था? और इस देश को कैसे पता चलेगा कि भाजपा नेता का बेटा और भाजपा नेता का परिवार मिलकर किस तरह का देह व्यापार चला रहा था? आप साइट जला देते हैं, आप बुलडोजर कर देते हैं, कहां से साक्ष्य? क्या यह साक्ष्य मिटाने का काम उत्तराखंड की सरकार ने नहीं किया है? सवाल आज यह है। आज कटघरे में ना सिर्फ पुलकित आर्या या उसका पिता बीजेपी का नेता विनोद आर्या है, आज कटघरे में धामी जी की उत्तराखंड की सरकार भी खड़ी है, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।